नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जिनसे आप बचकर रहें। आज हम आपके लिए कई बड़ी बातें लेकर आएंगे, चर्चा करेंगे वैक्सीन नेशनलिज्म पर, लेकिन उससे पहले एक खबर मुंबई और पुणे से। मुंबई नगरी कई दिन तक कोविड के चलते सुर्खियों में सबसे ऊपर रही, लेकिन अब महाराष्ट्र के दूसरे शहर मुंबई से भी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पुणे शहर में कोविड के हालात को बेहतर समझने के लिए सेरो सर्वे कराया गया। नतीजों के आने के बाद कुछ सवाल अब भी बने हुए हैं। मसलन, क्या पुणे अपने चरम यानी कि पीक से गुजर चुका है या अभी भी महामारी का प्रकोप बाकी है? पुणे जिले की अगर बात करें तो पुणे ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है और महाराष्ट्र का सबसे अधिक कोरोना संक्रमित जिला बनकर सामने आया है। वहां पे 1,32,000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। पुणे अधिकारियों का कहना है कि वो मुंबई से ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं, इसीलिए ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। और वो ये भी बताते हैं कि वहाँ पे जो मौतें हैं, जो कुल मौतें हैं, वो मुंबई से आधी है। मगर एक नया सर्वे बता रहा है कि पुणे के 51.5% लोग संक्रमित हैं, जबकि मुंबई की सीरो सर्वे में दिखा कि वहाँ 57% आबादी कभी न कभी संक्रमित हुई है। ये सर्वे 3 सरकारी एजेंसी ने किया है, नगर निगम, पुणे यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने। Epidemic in Pune city is nearing to the peak and इससे पता चलता है कि पुणे पीक पर पहुंच रहा है। शायद अगले 1 महीने में यहां गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, जैसा मुंबई और दिल्ली की स्टडी में दिखाया गया था। दिल्ली, मुंबई एंड अदर सिटीज। आंकड़ों के मुताबिक आप जहां रहते हैं उसके हिसाब से संक्रमण का स्तर नाटकीय ढंग से बदल जाता है। झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों वाले इलाकों में ये 62% तक है, बंगलों में करीब 44% तक और अपार्टमेंट्स में 33% तक। विशेषज्ञों की माने तो वो कहते हैं कि इस सर्वे से ये तो साबित नहीं हो पा रहा है कि पुणे में हर्ड इम्यूनिटी बन रही है या नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि जो वायरस है उसका अब संक्रमण शहरों से ग्रामीण भागों में होता नजर आ रहा है और ये एक चिंता का विषय है। मुंबई से पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म की, यानी कि वैक्सीन से जुड़ा हुआ राष्ट्रवाद। दरअसल कोरोना ने हर देश को और उसमें रहने वाले लोगों को अपनी सरहद के बारे में और गहरा एहसास कराया है, जिसका नतीजा यह है कि अब राष्ट्रवाद पनप रहा है। और ये राष्ट्रवाद सिर्फ वैक्सीन को लेकर नहीं, इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं में भी देखा गया, पीपीई किट्स को लेकर भी देखा गया। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बीमारी पर काबू पाने में दिक्कत आ रही है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कब कब राष्ट्रवाद हुआ और क्या होता है ये राष्ट्रवाद। फार्मा कंपनी सनोफी है, उसके सीईओ ने कहा कि अमेरिका का सबसे बड़े और सबसे पहला ऑर्डर देने का हक बनता है, क्योंकि वो उनके देश में सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, इसलिए उनके लोगों का हक बनता है। एस्ट्राजेनेका एक और कंपनी जो कि वैक्सीन बना रही है, उसने कहा है कि यूके के बड़े निवेश की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन वो बना रहे हैं, उसकी पहली 3 करोड़ डोज यूके के लिए ही रिजर्व रखी जाएगी। वहीं मई 21 को अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका को भी पैसे दिए, $1.2 बिलियन दिए, वहां निवेश किया और इसके साथ 30 करोड़ डोज अपने लिए तय करवा लिए। वहीं भारत में सेरम इंडिया इंस्टीट्यूट के सीईओ ने कहा कि पहले भारत की जरूरत पूरी की जाएगी और फिर देखा जाएगा कि बाहर इसको भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। 2009 में स्वाइन फ्लू में दुनिया भर में बहुत सारे लोग, करीब 2,84,000 लोगों की जान गई थी। उस वक्त भी अमीर देशों ने अपनी सरहद की कंपनियों से डील कर ली थी और ज्यादातर डोज अपने नाम कर ली थी। बाद में अमीर देशों ने कुछ डोजेस गरीब देश और मध्यम वर्गीय देशों को दान में दी, लेकिन अपनी जरूरत पूरी होने के बाद वैक्सीन जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि हैसियत के हिसाब से बटी थी। और ये हमने देखा था स्वाइन फ्लू के दौरान, और हो सकता है कि ये एक बार फिर हो। और WHO इसीलिए चेता रहा है कि राष्ट्रवाद सही नहीं है। वो चाहता है कि जितने भी देश हिस्सा हैं WHO का, वो एक समझौता है कोवैक्स नाम का, उसको साइन करें, ताकि इससे ये इंश्योर किया जा सके कि हर देश को दवा मिले, चाहे वो गरीब हो या अमीर। 31 अगस्त तक वो चाहता है कि सभी मेंबर देश इसको साइन कर लें। वो चेता रहा है
कि राष्ट्रवाद के चलते शुरुआत के दौर में हमने जो कमी देखी थी कुछ देशों में पीपीई किट की, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि देश अपने लिए ही बचाकर रखना चाह रहे थे। अमेरिका को भी हमने देखा कि कैसे रेमडेसिविर जब पता चला कि एक दवाई है जो कारगर साबित होती है, तो पूरी की पूरी जुलाई की सारी सप्लाई दुनिया भर की उन्होंने खरीद ली थी। इसके बाद अगस्त की 90% सप्लाई, सितंबर की 90% सप्लाई। आखिर इस सबसे कितना नुकसान दूसरे देशों को होता है, इस पर हमने चर्चा की है प्रोफेसर देवी श्रीधर से। वो चेयरमैन है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एडिनबरा यूनिवर्सिटी की। प्रोफेसर, आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन नेशनलिज्म का क्या नुकसान होगा? हाँ बिल्कुल, आधी लड़ाई लैब में असरदार वैक्सीन तैयार करने की है और बाकी की आधी लड़ाई लोगों को वैक्सीन देने की है। सबसे बड़ा सवाल है कि किस देश को पहले वैक्सीन मिलती है। अगर फ्रांस में वैक्सीन बनती है तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को मिलेगी, या अमेरिकी लोगों को मिलेगी, या सबसे पहले उन्हें मिलेगी जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है कि वैक्सीन पहले बड़े व्यवसायियों या हेल्थ और देखभाल से जुड़े फ्रंट वॉरियर्स और बुजुर्गों को मिले। क्या आप पहले उन्हें वैक्सीन देने की कोशिश करते हैं जिन्हें ज्यादा खतरा है? वैक्सीन के वितरण को लेकर कई सवाल हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र कौल जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन है बत्रा हार्ट सेंटर के। डॉक्टर कौल, वैक्सीन नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद को दुनिया भर में शायद उस देश के लोग बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन ये देशव्यापी तौर पर, माफ कीजिएगा, दुनिया के पूरे अगर नजरिए से देखें तो इससे पैंडेमिक को रोकने में क्या कोई अड़चनें पैदा हो सकती हैं? देखिए, वैक्सीन सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, अभी इसकी फेज 3 शुरू हुई है, होने वाली है कई जगह में, और इसकी एफिकेसी और पूरी सेफ्टी पता लगने में अभी टाइम लगने वाला है। वी शुड बी होपफुल, और उम्मीद ये है कि हाँ जरूर आना चाहिए, लेकिन अभी वो उम्मीद ही है। और इसके अंदर जो कब आएगा ये वैक्सीन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वर्जन्स, इस साल में तो आने नहीं वाला, ये आने वाला है 2021 में, और कुछ लोगों के हिसाब से बाय द एंड ऑफ 2021 और बाय मिडिल ऑफ 2021। जब ये आएगा उसके बाद फिर वितरण की बात है, और फिर ये जब पता चल गया कि इसका क्या बनाने का तरीका है, तो हर एक कंट्री के अपने अपने जो बनाने वाले हैं वो जुड़ेंगे इसके साथ। जैसे हमारा सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट इज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज ऑल्सो डायरेक्टेड टू सम एक्सटेंट बाय ICMR, तो वहां वो बनाना चाहेंगे, उनके पास कैपेबिलिटी है बहुत क्वांटिटी में बनाने की। और फिर जब बनेगा तो सारे 1.2-1.3 बिलियन लोगों को तो देना नहीं है, वो देना है पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, हाई रिस्क पीपल, एल्डरली पीपल, पीपल हु आर एट हाई रिस्क, डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव्स, जिनको की पहले हार्ट डिजीज है, जिनका की कोविड होने के बाद मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी सबसे ज्यादा है, उनको मिलेगा। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा कोई मुश्किल है। ऑलरेडी जैसे प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त को बताया कि प्लान बन चुका है, तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आने दीजिए वैक्सीन को, डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन देश में होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके लिए मीटिंग भी लगातार होती रहती है, कल परसों भी एक मीटिंग हुई है। लेकिन डॉक्टर, जो गरीब देश हैं, अगर उनके देश में वैक्सीन नहीं डेवलप होगी, हमारे यहाँ तो हो रही है, उनका क्या होगा? उन्हें फिर वैक्सीन कैसे मिलेगी? आई थिंक इन चीजों के अंदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, यूनिसेफ, दे हैव टू पार्टिसिपेट, एंड जो मुल्क खरीद नहीं सकते, जिनके पास बनाने की फैसिलिटी नहीं है, हो सकता है कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज इसमें हों, तो उनको मदद देनी चाहिए। और हम सबको, सारे ऐसे देश जिनको की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, दिस इज ए पैंडेमिक, और किसी भी जगह अगर ये बीमारी रह गई, ये फिर से फैल सकती है। और वैक्सीन का मतलब नहीं कि किसी को भी नहीं होगा, वैक्सीन लगाने के बाद इसकी जो फॉर्म होगी, अगर किसी को होगा तो माइल्ड फॉर्म होगी। तो सब लोग को मिलके ये देखना है कि सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में, पूरे जहान में जिनको जरूरत है उनको टाइम पर पहुंचे। और मुझे लगता है कि इसका भी खाका खींचा हुआ है,
बिल्कुल। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, WHO इसीलिए चाहता है कि जो पैक्ट उसने तैयार किया है कोवैक्स, उसको सभी मेंबर देश साइन करें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे गैवी, सेपी, ये सब इसी को लेकर के काम करने में अग्रसर हैं, लेकिन हमें ये तय करना होगा कि हमारे एपिडेमोलॉजी के एक्सपर्ट्स, वायरोलॉजी के एक्सपर्ट्स, ये सब इस मामले में सबसे आगे हों और नेता पीछे हों। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर जो सवाल आप हमसे पूछते हैं उनके जवाब भी दिए जाएं। और पहला सवाल हमें शिवानी पूछ रही हैं दिल्ली से, और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रिचा सरीन है जो कि कंसल्टेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर रिचा, चलिए पहला सवाल सुन लेते हैं शिवानी का। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल यह है कि अगर ऑफिस में कंप्यूटर शेयर करते हैं तो सावधानी क्या बरतनी चाहिए? डॉक्टर रिचा। सो बेसिकली अगर आप कंप्यूटर शेयर कर रहे हैं, सो बिटवीन टू यूजेजेस बेटर है कि आप कंप्यूटर का जो कीपैड है आप उसको क्लीन कीजिए। क्लीनिंग सोल्यूशन के लिए आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, आप 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज कर सकते हैं विच यू कैन पुट ऑन अ क्लॉथ, और उससे आप क्लीन कर सकते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट ये है कि दो लोग क्लोज विसिनिटी में खड़े होकर एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप ना शेयर करें, 1 by 1 शेयर करें। कुछ डिस्कशन भी आपको करना है, सो यू शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। एक साथ जैसे काफी ऑफिसेज में वो रहता है कि एक स्क्रीन खुली हुई है, उसके सामने 3-4 लोग खड़े हैं, वो अवॉइड कीजिए। जी बिल्कुल, और अगर ऑफिस में हैं तो मास्क लगाना ना भूले, ये हम बार बार याद दिलाते रहते हैं। बाहर आप निकल रहे हैं तो बिना मास्क के तो मतलब बिल्कुल बनता ही नहीं। बिल्कुल, खुली हवा है लेकिन अंदर जरूर मास्क लगाएं। चलिए हम अगला सवाल ले लेते हैं। पार्थिव हैं दिल्ली से, सवाल पूछ रहे हैं। मेरा नाम पार्थिव ईश्वर है और मैं डून ब्लॉसम में पढ़ता हूँ। मेरा सवाल ये है कि बंद कमरे में मास्क पहनना क्यों जरूरी है जब सभी लोग आपके जान पहचान के हैं? बताइए डॉक्टर साहब। सो बेसिकली बंद कमरे में अगर सभी लोग आपके जान पहचान के हैं, लेकिन वो जान पहचान के लोग कहीं नहीं गए, लास्ट 15 दिन से कहीं भी नहीं गए, घर के अंदर ही बैठे हैं, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। बट अगर वही जान पहचान के लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, सो कौन इन्फेक्ट हो रहा है वो ही बता नहीं सकता। और फैमिलीज में ऐसे लोग जो कभी भी बाहर नहीं गए और वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स के थ्रू ही इन्फेक्ट हो रहे हैं। सो अगर एक आदमी भी बाहर से इन्फेक्शन लाता है तो वो घर के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। सो बेटर ये है कि रादर देन एक कमरे के अंदर आप मास्क पहन के बैठ रहे हैं, जो आपके हाई रिस्क लोग हैं, एल्डरलीज हैं, बच्चे हैं, या कोई डायबिटिक, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको आप आइसोलेटेड ही रखिए फ्रॉम पीपल जो रोज बाहर जा रहे हैं, या या वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या फिर वो हाई रिस्क एक्सपोजर उनका हो रहा है। अदरवाइज जो लोग घर में ही रह रहे हैं उनको एक दूसरे के लिए मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन दफ्तर के मेरे ख्याल से नजरिए से अगर पूछ रहे हो तो अगर आप ऑफिस के लिए पूछ रहे हैं, सो ऑफिस के लिए आपको जरूर मास्क पहनना है, बिकॉज आप में से हर आदमी ट्रैवल करके आया है। कौन किसके साथ एक्सपोज हो रहा है कुछ नहीं कह सकते, बट अगर आप ऑफिस में है, जान पहचान से कोई गारंटी नहीं है कि आपका एक्सपोजर नहीं है। सो जान पहचान कोई RT-PCR टेस्ट नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है या नहीं। डॉक्टर साहब, ये सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। चलिए फिलहाल ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब वक्त है कोरोना योद्धाओं को सलाम करने का, और उन्हीं योद्धाओं में से कुछ हैं दिल्ली पुलिस के जवान। दिल्ली के 2800 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जो ठीक हो गए वो अब नया जज्बा दिखा रहे हैं। दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए 170 से ज्यादा जवानों ने अपना प्लाज्मा दान किया है। ये हैं दिल्ली पुलिस के जांबाज कोरोना वॉरियर्स। अपनी जान दांव पर लगाकर ड्यूटी करते समय ये खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब ठीक होने के बाद दूसरों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। मंगलवार को 170 से ज़्यादा पुलिसकर्मी दिल्ली के LNJP अस्पताल में प्लाज्मा डोनेट करने पहुंचे। ये बहुत ही ज़रूरी कदम है। जब इससे मतलब इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी की जान बचा रहे हैं तो ये ह्यूमैनिटी का काम है।
एलएनजेपी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने साथ मिलकर इस प्लाज्मा डोनेशन कैंप की तैयारी की और नतीजा ये हुआ कि उम्मीद से ज्यादा पुलिसकर्मी एक साथ प्लाज्मा डोनेट करने आ गए। एलएनजेपी अस्पताल में अब तक 8000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज हो चुका है। हमारे पास पहले 4 से 5 डोनर रोज आ रहे थे, पर अब दिल्ली पुलिस की सहायता से, मदद से हमारे पास अभी जैसे मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा लोग आज आए हैं और दूसरे 70 लोग और रजिस्टर हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस का जो ये कंट्रीब्यूशन है लोकनायक के प्लाज्मा बैंक में, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, खास करके इस कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा उन्होंने सराहा है हम लोग काम। तो ये हर पुलिस वाला जानता है, लोगों का जो एक नज़रिया पूरा बदल गया है। इस वजह से हर पुलिस वाला अंदर महसूस कर रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए जनता के लिए। कोरोना के इस दौर में ड्यूटी के दौरान दूसरों की सेवा करते करते इनकी जान खतरे में पड़ गई, लेकिन ये लोग उस दौर से बाहर निकल कर आए और अब दूसरों की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब जाते जाते वक्त आ गया है आपको कुछ आंकड़े दिखाने का। भारत में किस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो तो हम सभी जानते हैं। लगातार 15 दिन से भारत में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, बल्कि 4 अगस्त से रोजाना सबसे ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि आखिर किस तरीके से दूसरे देशों के मुकाबले 18 अगस्त को भारत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अगर आप भारत, अमेरिका और ब्राजील के इन लाइन ग्राफ्स को देखें तो भारत का आंकड़ा भले ही एक साथ बहुत ज्यादा ना बढ़ा हो, लेकिन अब दूसरे देशों के आंकड़े नीचे आने लगे हैं, जिसकी वजह से भारत का आंकड़ा सबसे ज्यादा ऊपर नजर आ रहा है। 18 अगस्त का आंकड़ा अगर आप देखते हैं तो भारत की 876 मौतें हैं, अमेरिका में 654 मौत हैं और ब्राजील में 620 मौत, यानी एक दिन के अंदर भारत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। और ये इस महीने में तीसरी बार हुआ है कि भारत सबसे ज्यादा मौतें दर्ज कर रहा है। तो इस पर हमें खास ध्यान रखना होगा कि हम अपनी मौतों के आंकड़ों को कंट्रोल में रखें, काबू में रखें और नंबर 1 ना बन जाएं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि भूलें ना कि हमेशा हाथ धोएं, वक्त वक्त पर हाथ धोएं, सैनिटाइजर का अगर हो सके तो इस्तेमाल करें और मास्क बंद कमरों में जैसे कि ऑफिस में जरूर पहनें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।